विद्यार्थियों, आज अपन कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स की बात करेंगे। सीमाकारी कारकों की संकल्पना। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी सजीव को वृद्धि और प्रजनन उसका मुख्य लक्षण होता है। इनमें महत्वपूर्ण रूप से पर्यावरण के सभी घटक उसके लिए आवश्यक तत्वों का होना जरूरी है। इसी संदर्भ में जस्टिस फॉन लिबिंग ने 1840 में शोध करते हुए इस निष्कर्ष पर पहुँचे और उन्होंने अपने जो निष्कर्ष है उनको लिबिंग के न्यूनतमता का नियम के रूप में अपन जानते हैं उसको। उन्होंने मर्दीय रासायनिक कारकों का, मृदा में पाए जाने वाले रासायनिक कारकों का अध्ययन करते हुए बताया कि हर फसल को वृद्धि के लिए अनेक प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। इनको अपन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। हर जीव के लिए प्रत्येक एक विशेष प्रकार के पोषक की एक नियत, जिसको अपन क्रिटिकल, क्रांतिक मात्रा में आवश्यकता होती है, एक निश्चित सीमा में आवश्यकता होती है। उसके अभाव में उसकी वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है। तो इस प्रकार के वे रसायन उसके लिए सीमाकारी कारक कहलाते हैं। लिबिंग के अनुसार जीव की वृद्धि उस पोषक पदार्थ से सीमित होगी जो कि आवश्यकता से कम मात्रा में उपलब्ध हो। यानी एक मिनिमम आवश्यकता है उतनी मात्रा में उपलब्ध रहना जरूरी है। उससे कम रहने पर वो एक सीमाकारी कारक के रूप में कार्य करेगा और वो उसकी वृद्धि को और उसकी गतिविधियों को प्रभावित करेगा। तो लिबिंग का ये आउटपुट आज भी बिल्कुल सही है और इसमें ये मानते हैं कि फसलों को वृद्धि के लिए बोरोन नामक रसायन की न्यून मात्रा में आवश्यकता होती है। मृदा में ये कम मात्रा में उपलब्ध होती है, फसल की वृद्धि सीमित हो जाती है। अन्य सभी पदार्थ जंतुओं में भी जैसे शर्करा है, वसा, अमीनो अम्ल, विटामिन, कम से कम न्यूनतम आवश्यकता होती है। उससे यदि कम हो जाता है तो ये सीमाकारी बन जाते हैं, यानी वृद्धि को प्रभावित करते हैं। इनकी मात्रा बढ़ाने पर पुनः वृद्धि सामान्य रूप से देखी जा सकती है। इसी प्रकार अपन देखते हैं कि आवश्यक अमीनो अम्ल, एसेंशियल अमीनो अम्ल जो कि बाहर से लिए जाते हैं, यदि वो पूर्ण नहीं होंगे तो प्रोटीन श्रृंखला का निर्माण नहीं हो पाएगा। इसके लिए ये कहा जाता है कि बैलेंस और वेरिड डाइट लेनी चाहिए। एक जैसा भोजन हमेशा नहीं रखना चाहिए, विविधता होनी चाहिए खाने में, ताकि सभी प्रकार के आवश्यक पदार्थ उस खाने में उपलब्ध हो और वो अपने शरीर के लिए खनिज, लवण, विटामिन, प्रोटीन आदि सभी प्रकार की आवश्यकताओं को पूर्ण करें। लिबिंग के इन्हीं आउटपुट के साथ कुछ अन्य साइंटिस्ट थे जैसे ब्लैकमैन, टेलर, सेल्फर्ड। इन्होंने भी इस संदर्भ में प्रयोग किए, जिससे लिबिंग का नियम अधिक व्यापक और अधिक पूर्ण हो गया। इसका अपन अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जो लिबिंग ने मृदा में उपस्थित रहने वाले रसायनों के बारे में अध्ययन किया। इसके बाद ब्लैकमैन 1905 में उन्होंने एक संशोधन किया। वो ये था कि वातावरणीय कारक को भी सीमाकारी कारकों में शामिल किया जाए, जैसे कि तापमान, आर्द्रता, वातावरणीय गैसें, प्रकाश। उन्होंने प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करते हुए बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, जल की मात्रा, सौर विकिरण की तीव्रता, क्लोरोफिल की मात्रा, क्लोरोफिल का तापमान आदि ये सब न्यूनतम रूप में उपस्थित होना जरूरी है।
न्यूनतम से कम होने पर यह वृद्धि को या प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करते हैं। यदि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ाया जाए तो प्रकाश संश्लेषण में वृद्धि होगी, परंतु एक सीमा के बाद सीमाकारी नहीं रहेगी क्योंकि इसकी पर्याप्त मात्रा उपलब्ध है। इसी तरह इन दोनों को संयुक्त रूप से लिविंग ब्लैकमैन नियम कहा गया। एक बार मान लो प्रारंभ में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम है और उसको धीरे धीरे बढ़ाया जाए तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिक होती है, यानी न्यूनतम होने को तो ये संकेत है कि ये प्रारंभ हो रही है और एक सीमा तक इसमें वृद्धि होती है। अधिक मात्रा में होने पर इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। एक फिक्स स्थान पे जितनी ज़रूरी है, जितनी क्षमताएं हैं, उसके अनुसार वो प्रकाश संश्लेषण हो रहा है। एक अगला टॉपिक जो है कारक अंतःक्रिया, फैक्टर इंटरैक्शन। लिबिंग और ब्लैकमैन के नियम को विभिन्न परिस्थितियों में लागू करने पर उसका विश्लेषण करने पर कुछ अपवाद सामने आए, जैसे कि यदि आवश्यकता से कम मात्रा में उपलब्ध हो कोई कारक तो दूसरा कारक इसका स्थान ले सकता है। जैसा अपन यदि देखें कि मोलस्का के जीवों के कवच के लिए कैल्शियम होना जरूरी है। ऐसे जल में जहाँ कैल्शियम कम है वहाँ स्ट्रोंशियम अधिक मात्रा में पाया गया है, तो मोलस्का जंतु जो है कैल्शियम के स्थान पर रासायनिक दृष्टि से संबंधित स्ट्रोंशियम को कवच निर्माण के काम में ले लेते हैं। यहाँ कैल्शियम की मात्रा कम को स्ट्रोंशियम की अधिक मात्रा ने सीमाकारी नहीं बनने दिया। इस प्रकार का जो कारक इंटरेक्शन के द्वारा संभव हो पाया। एक कारक की उच्च मात्रा उच्च सांद्रता से दूसरे के उपयोग की दर प्रभावित हुई। इसी प्रकार अगला उदाहरण अपन पौधों से संबंधित लें तो जिंक की एक निश्चित मात्रा होना जरूरी है किस पौधे के विकास के लिए, परंतु एक जाति के पौधे को अधिक सूर्य के प्रकाश में उगने पर अधिक जिंक चाहिए व छायादार स्थान पर कम जिंक चाहिए। इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि प्रकाश की तीव्रता जिंक की मात्रा को प्रभावित कर रही है, यानी प्रकाश अधिक होगा तो जिंक अधिक चाहिए, प्रकाश कम है तो जिंक कम चाहिए। इसी प्रकार अपन एक और उदाहरण लेते हैं। यदि पादपों को कम नाइट्रोजन उपलब्ध हो तो जल की आवश्यकता बढ़ जाती है, परंतु यदि इनको पर्याप्त नाइट्रोजन उपलब्ध होने पर इसकी ड्राउट टॉलरेंस बढ़ जाती है, यानी कि दूसरा क्षमता इसमें बढ़ गई। ऐसी घटनाएं कारक अंतःक्रिया, फैक्टर इंटरेक्शन कहलाती है। टेलर ने एक नई परिभाषा दी। उन्होंने कहा कि कारकों का वह समुच्चय या संयोग जो कि अल्पतम अनुकूल मात्रा में उपलब्ध हो सीमाकारी कारक की तरह व्यवहार करेगा। टेलर ने इस तरह वृद्धि की सीमा के लिए अकेले कारक के स्थान पर अंतःक्रिया करने वाले उन कारकों को जिम्मेदार माना जो न्यूनतम मात्रा से कम मात्रा में उपलब्ध हो। इसमें एक की बजाय दो अलग अलग कारकों को इंकित किया, जैसे कि सिर्फ जिंक कम मात्रा में हो तो जिंक व प्रकाश की तीव्रता संयुक्त रूप से एक कारक की तरह वृद्धि को प्रभावित करेंगे। तापमान अधिक होने पर एस्चुरी के जंतुओं की लवण के प्रति टॉलरेंस घटती है। इस तरह ताप और लवणता एक कारक समुच्चय की तरह काम करेंगे। तो ये टेलर का संशोधन था। अगला जो टॉपिक है उसमें है सेल्फर्ड का टॉलरेंस, लॉ ऑफ टॉलरेंस। उन्होंने कहा कि वृद्धि दो या अधिक अंतःक्रिया करने वाले कारकों से तो सीमित हो ही सकती है, परंतु इस युग्म की अत्यधिक मात्रा भी वृद्धि को सीमित कर सकती है। इसका आशय ये हुआ यदि किसी जीव के सभी कारक वांछित मात्रा से अधिक मात्रा में उपलब्ध हो, परंतु कोई एक कारक उसकी सहन शक्ति से अधिक मात्रा में उपलब्ध हो, तब जीव की वृद्धि के लिए वह सीमाकारी बन जाएगा, यानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। लेकिन एक कारक जो है वो उसकी सहन सीमा से
अधिक मात्रा में उपलब्ध है तो वो लिमिटिंग फैक्टर के रूप में काम करेगा। मानव के पोषक तत्वों में यदि सभी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो परंतु आर्सेनिक अत्यधिक हो तो इसका प्रभाव विषैला प्रभाव सीमाकारी होगा। इसी तरह CO2 की कम मात्रा जहाँ सीमाकारी होगी वहीं इसकी अधिक मात्रा भी सीमाकारी सिद्ध होगी, यानी एक निश्चित मात्रा में ही होना आवश्यक है। इसको सेल्फर्ड की सहनशीलता का नियम कहते हैं कि कोई कारक या कारक समुच्चय यदि जीव की सहन शक्ति से अधिक मात्रा में उपलब्ध हो तो ये भी एक सीमाकारी कारक की तरह कार्य करता है। ऐसे जीव की वृद्धि पर अन्य कारकों की मात्रा घटाने बढ़ाने से नहीं वरना सीमाकारी कारक की मात्रा घटाने पर अनुकूल प्रभाव होगा। इस प्रकार जहाँ लिबिक ने मृदीय कारकों के मृदा में पाए जाने वाले रसायनों के न्यूनतम सीमा के निर्धारण किया और टेलर ने ब्लैकमैन ने उनमें वातावरणीय कारकों को सम्मिलित किया। टेलर ने कारकों की अतः क्रियाओं को उत्तरदायी बताया सीमाकारी कारक के रूप में। तो सेल्फर्ड ने ये जोड़ा कि किसी की कम के साथ अधिकतम मात्रा भी सहनता की सीमा में होनी चाहिए। अत्यधिक मात्रा होने से वो उसके प्रति प्रतिकूल प्रभाव या सीमाकारी कारक की तरह काम करेगा। अब जो है अपन इन सभी नियमों को सम्मिलित करते हुए सीमाकारी कारकों की संयुक्त अवधारणा का एक संश्लेषित नियम बना सकते हैं जिसमें सभी प्रकार की बातें सम्मिलित हो। इस अवधारणा के अनुसार जीव की वृद्धि उन कारकों पर निर्भर करेगी जो क्रांतिक बिंदु से कम या सहनशीलता की सीमा से अधिक मात्रा में उपलब्ध हो। यदि एक मृदा में एक तत्व आवश्यकता से कम हो परंतु दूसरा कोई सहनशीलता की सीमा से अधिक हो तो दोनों ही पादप के लिए सीमाकारी कारक बनेंगे। इसमें हम कह सकते हैं कि सीमाकारी कारकों की अवधारणा को सिर्फ रासायनिक कारकों के लिए रखना चाहिए, अन्य कारकों को सहनशीलता के परास में सम्मिलित करना चाहिए। वातावरणीय कारकों को सहनशीलता के परास में सम्मिलित करना चाहिए। ये जो तो सजेशन था ये ओडम का सजेशन था। जीवों को प्रभावित करने वाले कारकों को सहनशीलता का परास यदि अपन देखें तो अपन कह सकते हैं कि कोई जीव तापमान की कम परास क्षमता में जीवित रहता है, कुछ जीव अधिक वेरिएशन में जीवित रह सकते हैं। जैसे कि वुड फ्रॉग है, उसके अंडे 5 डिग्री से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच जीवित रह सकते हैं। 24 डिग्री सेल्सियस इसकी अधिकतम सहन क्षमता है और 5 डिग्री सेल्सियस इसकी न्यूनतम सहन क्षमता है। जो जंतु किसी कारक के प्रति बड़ा परास दर्शाते हैं उसको अंग्रेजी में यूरी और हिंदी में परथू लगाकर अपन इसको बता सकते हैं। छोटे परास के जंतु को अपन स्टेनो या अल्प प्रत्यय लगा के बता सकते हैं। तो इस प्रकार अपन देखते हैं कि एक अनुकूलतम सीमा में जीव अनुकूलतम परास में जीव जीवित रहता है। जिस स्थान पर किसी जाति के अनुकूल कारक होंगे उस जंतु को वहाँ पाए जाने की संभावना अधिकतम होगी। तो इस तरीके से अपन कह सकते हैं कि सीमाकारी कारक का वृद्धि जीवों की वृद्धि में अत्यधिक प्रभाव है और लिबिंग का, ब्लैकमैन का, टेलर और शेफर्ड का
ये जो सिद्धांत थे उनके माध्यम से आसानी से इसको समझा सकते हैं। धन्यवाद।